अब अगर किसी एक से पूछूं प्रबंध के सारे कार्य तो बता पाओगे? चलो कौन बताएगा प्रबंध के पूरे कार्य ईमानदारी से? बहुत बढ़िया, पूरी क्लास, बहुत बढ़िया, ध्यान देना। देखो सीखो सीखो आप लोग, कुछ जो देख रहे हैं पूरी क्लास आंसर देने तैयार है। आप भी दे पा रहे हो क्या? ठीक है, चलो तो आप बताओ जल्दी से, पांचों कार्य में से पहला कौन सा था? उद्देश्य पूर्ण प्रक्रिया है। प्रबंध कैसी प्रक्रिया है? उद्देश्य पूर्ण प्रक्रिया है। बहुत बढ़िया। क्या इसमें कुछ उद्देश्य होते हैं? उद्देश्य क्यों बनाए जाते हैं? लक्ष्य प्राप्ति के लिए, और उद्देश्य को लक्ष्य कहते हैं। अच्छा, लक्ष्य को प्राप्त करने को, चलिए अभी देखेंगे हम प्रबंध के उद्देश्य कौन कौन से होते हैं। आज उद्देश्य पर चर्चा करने वाले हैं हम, प्रबंध की प्रकृति पर चर्चा करने वाले हैं और धीरे धीरे समाप्ति की ओर आगे बढ़ने वाले हैं। तो अब ध्यान से सुनना, अब आपसे पूछा जाएगा सरल सा प्रश्न। 5 भागों में से आपने पहला बताया उद्देश्य पूर्ण प्रक्रिया है। प्रबंध क्या सार्वभौमिक प्रक्रिया है? किसने बोला? प्रबंध मानवीय प्रक्रिया है। किसने बोला? हाँ, लॉरेंस एप्ले, उन्होंने क्या बोला? प्रबंध मानवीय विकास है, ना कि वस्तुओं का निर्देशन। मानवीय विकास पर उन्होंने फोर्स किया, बल दिया। ना हम जूते के फीते बनाते, ना पंखे, कूलर, फ्रिज, टीवी, कुछ नहीं, हम बनाते हैं मानव। यही बताता है कि मानव कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये निरंतर चलने की प्रक्रिया है, कभी रुकेगी नहीं। बहुत बढ़िया, लगातार चलती रहेगी। और क्या था? बहुआयामी है। बहुआयामी मतलब बहुत सारे अलग अलग इसके रूप है, डायमेंशन है। जैसे कि कार्यों का प्रबंध करेंगे कि नहीं करेंगे? परिचालन करेंगे कि नहीं? चलो तीनों लिए अपना बोर्ड का चला गया। जिससे वही बताना प्रबंध, कार्य प्रबंध, को अगर पूछा जाए आएगा संबंधित है। अब इसी के अंदर बहुत सारे रूप शामिल होते हैं। जैसे हमने देखा विपणन प्रबंध, उत्पादन प्रबंध, क्रय प्रबंध। तो ये सब हो सकता है कि नहीं हो सकता? किससे खरीदना है, कितना खरीदना है, कब खरीदना है, किसे बेचना है, कितना बेचना है, ये सारी की सारी चीजें किसमें आती हैं? प्रबंध के अंतर्गत आती है और परिचालन के अंतर्गत। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। ये सब हम देख चुके थे। प्रबंध एक प्रक्रिया है, संसाधन है। संसाधन कितने प्रकार के? 5। प्रबंध को भी संसाधन में किसने शामिल किया? हरविल्सन और मायर्स ने। बहुत बढ़िया। लक्ष्यों की प्राप्ति, उद्देश्य की प्राप्ति, ये हमने देखा। आधुनिक और परंपरागत। आधुनिक किसने दी थी? अभी चल रहा है जो, मतलब अभी आधुनिक चल रहा है, लेकिन आधुनिक की परिभाषा किसने दी थी? टेलर ने। और ये किसने दी थी? देखो साफ साफ लिखा है, परंपरागत दी थी फॉलेट ने, और आधुनिक देखो टेलर लिखा है कि नहीं? टेलर। याद रखना, यहीं से एक एक चीज पूछ सकता है वो आपसे। अब हम आगे बढ़ने वाले, इतना हम देख चुके हैं। संज्ञा ये सब देख लिया हमने। अब हम देखने वाले हैं क्या? प्रबंध के उद्देश्य। उससे पहले देखो, ये हम सब देख चुके थे। प्रबंध के क्रियात्मक क्षेत्र, ये भी हमने देखे। याद रखना, इनको आपको याद रखना है, क्योंकि यहां से मैं जब टेस्ट लूंगा आपका, तब यहां से क्वेश्चन आएंगे। हाँ, क्लासिक और मॉडर्न एक ही है क्या? क्लासिक नॉर्मली अपन बोल सकते हैं, क्लासिक को मॉडर्न में शामिल नहीं करेंगे। क्लासिक मतलब क्लासिकल, पुराना, परंपरागत। ठीक है, मॉडर्न मतलब आधुनिक। तो उसमें तो ये आया ना कि टेलर ने कौन सी अवधारणा दी है,
वो उसमें मॉडर्न भी था और आधुनिक था, तो उसका आंसर वो क्लासिक और मॉडर्न था, तो मॉडर्न लगाया तो क्लासिक सही था। क्लासिक मतलब परंपरागत हो जाएगा, अपना ध्यान रखना। लेकिन नॉर्मली क्या हो जाएगा, मॉडर्न में जो परिभाषा दी है वो किसने दी है, टेलर ने दी है। तो अलग अलग जगह अलग अलग आएंगे। तो नॉर्मली अगर परिभाषा पूछी जाए तो किसने दी है, टेलर ने दी है। तो क्लासिक का मतलब हो जाएगा प्राचीन, नवीन नहीं होगा। ठीक है, अब सुनना, उत्पादन प्रबंध का एक बार पढ़ के बताओ। उत्पादन बाजार की मांग के अनुसार होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, जो लोगों को चाहिए वही मिलना चाहिए कि नहीं। बहुत बढ़िया। तो अगर ये लाइन लिख के दे दे तो आप बता दोगे उत्पादन प्रबंध से संबंधित है। अब उपभोक्ता की आवश्यकताओं की पहचान करना और मार्केट पर रिसर्च करना, ये किस में आएगा, विपणन में आ जाएगा। ये हम देख चुके थे। मानव संसाधन या कार्मिक प्रबंध में क्या आएगा, चयन, प्रशिक्षण, विकास। मतलब जहां पर आप समझो कि वो मानवों से संबंधित है तो वो मानवीय क्रिया हो जाएगी। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। वित्तीय प्रबंध मतलब कहां से रुपया लेना है, किसको देना है, सारी की सारी चीजें। और क्रय प्रबंध कहां से कच्चा माल खरीदना है, कितना खरीदना है, ये सारी की सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। यहां से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, सिंपल से क्वेश्चन बनेंगे। वो कोई सी भी चीज उठा के रख देगा और आपसे पूछेगा बताइए किसका पार्ट होगा, तो कर पाओगे। अब हम सबसे इंपोर्टेंट देखने वाले हैं प्रबंध के उद्देश्य। अब आप बोलोगे सर यार हम तो शुरुआत से उद्देश्य 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 कर हर चीज में, लेकिन एक अलग से भी आप देखोगे किताबों को उठा उठा के तो उन्होंने उद्देश्यों को 10-10 पेजों में भरकर रख दिया है। लेकिन इतना हमें पढ़ना है क्या, नहीं। हमें तो सिर्फ जो पेपर में आ रहा है उतना पढ़ना है, क्योंकि हमें बहुत सारा पढ़ना है। और हमारे पास दिन कितने बचे हैं, 40 दिन बचे हैं, क्योंकि आज कौन सा दिन है, 5वां दिन है। तो जल्दी आगे बढ़ते हैं। अब मन से बताओ प्रबंध के कौन कौन से उद्देश्य हो सकते हैं। व्यक्तिगत हो सकते हैं, बहुत बढ़िया। सामाजिक हो सकते हैं, आंतरिक, राजनीतिक हो सकते हैं, संगठनात्मक उद्देश्य हो सकते हैं। संगठन मतलब जो लोग एक साथ जुड़े हुए हैं उनके भी उद्देश्य हो सकते हैं, तो संगठनात्मक उद्देश्य हो सकते हैं। व्यक्तिगत उद्देश्य हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। क्या राजनीतिक उद्देश्य हो सकते हैं। अब उनके अंदर कैसे प्रश्न आ सकते हैं, अब हम ये देखने वाले हैं। तो सबसे पहला उद्देश्य कौन सा आएगा आपका, पहले उद्देश्य क्या होते हैं। उद्देश्य किसी भी प्रक्रिया के अपेक्षित परिणाम होते हैं। मतलब मान लो आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप कुछ ना कुछ उद्देश्य लेके पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं। पटवारी बनना आपका लक्ष्य के नहीं है, तो आप एक उद्देश्य से काम कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर अपेक्षित क्या हो सकते हैं, परिणाम हो सकते हैं। उसी को उन्होंने लिख दिया जो अपन बोल रहे हैं। प्रबंध कुछ उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ही कार्य करता है। अब संगठन के भिन्न भिन्न उद्देश्य हो सकते हैं, किसी का कुछ उद्देश्य हो सकता है, किसी का कुछ उद्देश्य हो सकता है, लेकिन सब मिलकर काम करते हैं कि नहीं करते। तो भिन्न भिन्न उद्देश्य होते हैं तथा प्रबंध को इन सभी उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से एवं दक्षता से प्राप्त करना होता है, अच्छे से उसमें लगे रहना होता है। क्लियर हो रहा है कि नहीं। सिर्फ लिखा लिखा है, ये तो कुछ नहीं है, उसमें वर्गीकृत किया है। सबसे पहला कौन सा आएगा, संगठनात्मक उद्देश्य। तो संगठन मतलब लोगों का समूह। अब बताओ लोग क्यों इकट्ठे हुए हैं, कार्य क्यों कर रहे हैं, लक्ष्य क्यों प्राप्त। लक्ष्य में क्या होगा, मुख्यतः कोई भी बिजनेस का लक्ष्य क्या होगा, लाभ कमाना। क्या होगा, लाभ कमाना। तो संगठनात्मक उद्देश्य में सबसे प्रमुख होता है धन का अर्जन। धन का अर्जन कि भैया सब लोग एक साथ मिले और रुपए कमाए। अगर रुपए नहीं कमाएंगे तो सैलरी मिल पाएगी क्या, नहीं मिल पाएगी। तो संगठनात्मक उद्देश्य में ध्यान से सुनना, व्यवसाय का आधारभूत उद्देश्य अपने अस्तित्व को बनाए रखना है। अस्तित्व कब बनेगा, जब धन का अर्जन होगा, रुपए आएगा तो वो नई नई टेक्नोलॉजी लाएगा। तो आपको सबसे पहले याद रखना है अस्तित्व बनाए रखना है। चाहे जैसी परिस्थिति आ जाए बिजनेस खड़ा रहेगा। कब होगा, जब धन का अर्जन होगा। धन का अर्जन मतलब लाभ कमाएगा। लाभ क्यों कमाना है, ताकि सही समय पर सैलरी मिल सके। लोगों को सैलरी बांटेगा कि नहीं, सही समय पर सैलरी दे पाए, जिससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा उनसे लोग जुड़ पाएंगे और वो सभी जिससे क्रय कर रहा है, जिसको विक्रय कर रहा है, बैंक से लोन लिया, उनको सही समय पर चुका पाए। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है, इतना डिटेल में नहीं जाना। संगठनात्मक उद्देश्य में सबसे प्रमुख क्या है, अस्तित्व बनाना। किसका, व्यवसाय का। क्यों, और अस्तित्व कैसे बनेगा, धन का अर्जन करके। धन का अर्जन मतलब लाभ कमाना। सिर्फ थोड़ा बहुत धन नहीं कमाना, हमें क्या करना है, लाभ कमाना। और लाभ होगा तो क्या मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा। तो चारों चीजें एक दूसरे से कनेक्ट हैं। सबसे पहला अस्तित्व बना के रखना है। रट्टा मत मारो। देखो आपका भी घर है तो घर को आपको अस्तित्व बना के रखना है कि नहीं रखना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, रुपए कमाना पड़ेगा। थोड़ा बहुत के अच्छा खासा,
अच्छा खासा लाभ हो जाए ताकि आपके बच्चे भी अच्छे स्कूल में जा पाए। ध्यान रखना, जाएंगे कि नहीं? बच्चों की पहले चिंता है, पहले अपने भविष्य। अभी हम ही बच्चे हैं, ठीक है। हाँ सुनना, जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है, आप सभी ने देखा होगा लगातार। अब तो भारत नंबर 1 पे आने वाला है, तो हमारा योगदान उसमें अभी नहीं है, आगे तो रहेगा, लेकिन फिर भी बस 1 या 2, उससे ज्यादा नहीं। ठीक क्या? नहीं तो आप सोचोगे अब तो रुपए बहुत आने लगा, अब क्या दिक्कत है, अब तो ठीक है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं। आप सुनना, इससे क्या मिलेगा? प्रोत्साहन। तो संगठनात्मक उद्देश्य में 4 लाइनें बोल के बताओ। क्लियर? अगर वो ये दे दे कि भैया अस्तित्व बनाए रखना है, व्यवसाय का लाभ कमाना है, धन का अर्जन करना है, ये कौन से उद्देश्य में आएगा? संगठनात्मक उद्देश्य। अब ध्यान सुनना, इसमें मुख्यतः लाभ कमाना ना होकर अस्तित्व बनाए रखना है। अब बताओ सामाजिक उद्देश्य। क्या कोई भी कंपनी है या कोई भी व्यवसाय है, उसका समाज के प्रति कुछ ना कुछ उद्देश्य होंगे कि नहीं होंगे? क्या हो सकते हैं? मन से समाज को अच्छे से अच्छी वस्तु प्रदान करे। ऐसा होगा, मान लो टूथपेस्ट है, टूथपेस्ट में उसमें कोलगेट है। अब कोलगेट अगर बेकार मटेरियल देने लगे, वो सोचे कि यार मैं 200 रुपए में 20 रुपए में बेच रहा हूं, अब 20 में मुझे तो अच्छी क्वालिटी दूंगा तो मुझे कुछ मिल नहीं रहा, 3 रुपए ही मिल रहा है, तो मैं क्वालिटी घटा देता हूं। उसने 10 रुपए वाली क्वालिटी रख दी। अब आपने 1 साल तक कोलगेट से ब्रश किया, ध्यान रखना, और आपके 32 में से सिर्फ 2 दांत बचे, एक इधर का और एक इधर का। अब कोलगेट कंपनी समाज के लिए भला कर रहा है कि बुरा? उससे उसका भी नुकसान है कि ये आदमी 10 साल तक दांतों को रगड़ता, अब रगड़ेगा क्या? मसूड़ों में ही बस कुछ थोड़े से दांत वांत फिट करवा लेगा, लेकिन काम नहीं होगा। तो समाज के प्रति भी आपकी कुछ ना कुछ जिम्मेदारी है। समाज में जागरूकता लाने के लिए नई नई टेक्नोलॉजी भी लानी पड़ेगी, कंपनी को लानी पड़ेगी कि नहीं? अगर मान लो पुरानी तरीके चलते रहे, पहले आपने देखा होगा लाल दंत मंजन आता था, अभी भी आता है, कोलगेट का नॉर्मली घिसने वाला आता था। अब उसने धीरे से क्या कर दिया, उसमें कुछ क्रिस्टल डाल दिए। पेस्ट आता था नॉर्मली व्हाइट कलर वाला, उसको सूखा पाउडर बनाया, फिर पेस्ट बनाया। अब पेस्ट में भी आपने देखा होगा कि एक चौकोर चौकोर कलर के वो कुछ डाल दिए, एकदम पास आओ इधर से। हाँ, लड़का करता होगा, लड़की आपने देखा है, देखा होगा ना। अब कुछ नहीं है, क्या कोलगेट ब्रश करने से लड़की पास में आ जाएगी क्या? कुछ नहीं। डियो के ऐड अब कोई नहीं खरीद रहा, तो उसने डियो लगाया और 4-5 लड़कियां पास में आ गई। अगर ऐसा होने लगता तो बेचारा अकेला कोई रहता क्या? 50 डियो रख के एकदम लड़की देखी फुस, हाँ खड़ा हुआ, लड़की पास में आ गई। ऐसा कुछ नहीं होता, ध्यान रखना। लड़की डियो तो बात की बात है, पहले आपको देखती है काबिलियत, या लड़का भी हो, ध्यान रखना। दोनों के लिए बात कर रहा हूं, नहीं तो आप सोचो कि सर हम थोड़ी अकेले डियो लगाते हैं। ठीक है, अब सुनना, तो सामाजिक उद्देश्य में क्या आएगा देखना। संगठन चाहे किसी भी प्रकृति का हो, समाज का अंग होने के कारण उसके कुछ सामाजिक उत्तरदायित्व होते हैं। कौन कौन से? अपने संगठनात्मक उद्देश्य को पूरा करते समय प्रबंध समाज के विकास में भी सहायक होता है। मतलब जो कर्मचारी काम कर रहा है, उनके बच्चों के लिए स्कूल खोलना, अच्छी शिक्षा देना, सारी चीजें। प्रबंध समाज में श्रेष्ठ गुणवत्ता वाली वस्तुओं को प्रदान करता है, ज्यादा से ज्यादा अच्छी हो, ताकि समाज में कोई भी दिक्कत ना आए। रोजगार के अवसर प्रदान करना, जितने भी लोग उस समाज में हैं, काम कर रहे हैं, तो उनको रोजगार देना। ऐसा नहीं है कि अमेरिका से लेकर आ गए लोग, दूसरी जगह से लेकर आ गए। मध्य प्रदेश में है तो मध्य प्रदेश के लोगों को तो एटलीस्ट रोजगार मिलना चाहिए। तो रोजगार के अवसर उत्पन्न करना, नई नई तकनीकों का वृद्धि एवं विकास का प्रदर्शित करना, मतलब लोगों को मानव संसाधन बनाने में मदद करना, ये भी इसका काम है। और संसाधनों का उचित उपयोग करना, मतलब मान लो वहां पर एक नदी है, अगर कंपनी वाले क्या कर रहे हैं, नदी का पूरा पानी ले रहे हैं, उसको गंदा कर रहे हैं नदी को, तो ये अच्छा काम कर रहे हैं कि बुरा? तो संसाधनों का सदुपयोग कर रहे हैं कि दुरुपयोग कर रहे हैं, तो वो सीधा दे देगा सामाजिक उद्देश्य में शामिल नहीं है। सबसे पहला श्रेष्ठ गुणवत्ता, रोजगार, नई तकनीकों का विकास, और उचित की जगह वो अनुचित कर देगा या संसाधनों का दुरुपयोग कर देगा। तो आप वैसे ही पहचान जाओगे, पढ़ोगे तो पहचान जाओगे। अब थोड़ी समझ विकसित हो रही है ना। उद्देश्य पहला कौन सा था? संगठनात्मक उद्देश्य, मतलब अस्तित्व को बनाए रखना। अस्तित्व कैसे बनेगा? धन का अर्जन। धन का अर्जन कब होगा? लाभ होगा, और लाभ होगा तो प्रोत्साहन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अब आपसे पूछा जाएगा सामाजिक उद्देश्य मतलब श्रेष्ठ गुणवत्ता वाली चीज, रोजगार,
प्रदान करना। क्लियर इतना? 2। तीसरा कौन सा उद्देश्य होगा? आर्थिक उद्देश्य। हर कंपनी चाहती है, जो भी है, टाटा, बिरला, रिलायंस, लाभ कमाए, रुपया आए। तो आर्थिक उद्देश्य में मुख्यतः अर्थ का अर्जन होता है। अर्थ मतलब रुपया, जितना हो सके उतना क्या आए? पैसा आए। तो पैसा कमाना इसमें मुख्य उद्देश्य रहता है। किसी भी संगठन का मुख्य उद्देश्य मानव एवं भौतिक संसाधनों के अधिकतम संभव लाभ के लिए उपयोग होना चाहिए, जिससे व्यवसाय के आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त कर सके। जो भी मशीनें चल रही हैं, जो भी लोग काम कर रहे हैं, वो ज्यादा से ज्यादा अच्छा काम करे, ताकि क्या हो सके? ज्यादा से ज्यादा लाभ हो सके। यही क्या है? आर्थिक उद्देश्य में शामिल है। मानवीय उद्देश्य, मानव ही सबसे प्रमुख है। ध्यान से सुनना, मानव का विकास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो जो भी कंपनी में काम करने वाले लोग हैं, उनको सही सैलरी मिलनी चाहिए, ताकि उनका भी विकास हो सके। तो मानवीय विकासों में क्या है? व्यवसाय में केवल भूमि, ध्यान से सुनना, कच्चा माल व मशीनें जैसी वस्तुएं ही नहीं होती, अपितु उसमें प्रबंधक, संगठनकर्ता तथा श्रमिक की एक विशाल सेना भी होती है। इन सबके प्रति मानवीय दृष्टिकोण अपनाना शीर्ष प्रबंध या व्यवसाय के स्वामी का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। अब ये कोई कठिन चीज नहीं है कि इसको बहुत ज्यादा समझाएं। आप सभी को पता है, हर एक कंपनी में कुछ प्रबंधक होते हैं, कुछ सुपरवाइजर होते हैं, कुछ सेल्समैन होते हैं, कुछ श्रमिक होते हैं। क्या उनको नौकर समझा जाए? नहीं, उनके प्रति भी मानवीय दृष्टिकोण रखा जाए, उनके लिए भी कुछ ना कुछ कंपनी की तरफ से कार्य किया जाए, ताकि वो भी बहुत अच्छे से कंपनी के लिए काम करें। तो उद्देश्य कौन सा हो गया? आर्थिक और मानवीय। उससे पहले सांगठनिक उद्देश्य हो गया, उसके बाद कौन सा? हाँ, कौन सा होगा? सामाजिक उद्देश्य। ध्यान रखना। अब आगे बढ़ते हैं, मानवीय उद्देश्य हो गए। अब देखो, प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व। अगर उद्देश्य पूछे तो होने को तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जो मुख्य उद्देश्य हैं वो हमने 4-5 देख लिए, क्योंकि क्वेश्चन आंसर जब मैं कराऊंगा तो इसके इर्द गिर्द ही सारे क्वेश्चन घूमते रहेंगे। तो अगर आपसे 4-5 उद्देश्य पूछे जाए तो बता पाओगे? पहला कौन सा उद्देश्य था? संगठन का उद्देश्य हो जाएगा। दूसरा सामाजिक, तीसरा आर्थिक उद्देश्य, चौथा मानवीय उद्देश्य हो जाएगा। और इनके अंदर एक एक पॉइंट अगर आपसे पूछे तो आप बता पाओगे? तो जल्दी से लिखो। उद्देश्य, प्रबंध के उद्देश्य, प्रबंध के उद्देश्य। एक लाइन लिख लेना। उद्देश्य किसी भी क्रिया के अपेक्षित परिणाम होते हैं। उद्देश्य किसी भी क्रिया के, उद्देश्य किसी भी क्रिया के अपेक्षित परिणाम होते हैं। अपेक्षित परिणाम मतलब जिस क्रिया को किया जा रहा है उससे क्या प्राप्त होगा, वही क्या है? उद्देश्य है। प्रबंध कुछ उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ही कार्य करता है। नेक्स्ट पॉइंट, बस यही लाइन लिखनी है। हाँ, दोबारा बोल देता हूं। प्रबंध कुछ उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ही कार्य करता है। प्रबंध कुछ उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ही कार्य करता है। प्रबंध के निम्न उद्देश्य होते हैं। प्रबंध के निम्न उद्देश्य होते हैं। बुक पर काम ही चल रहा है अपना, जो पीपीटी है उसी को अपन उसके रूप में रखते जा रहे हैं। नियोजन, प्लानिंग और संगठन तक कंप्लीट हो गया, मतलब आगे के 10 लेक्चर का और कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अपन सोच रहे हैं संगठन, नियोजन, नियंत्रण, समन्वय का एक साथ निकाल दो, उसके बाद वाला दूसरे पार्ट में दे देंगे। ठीक है, देखो पहला उद्देश्य संगठनात्मक उद्देश्य। संगठनात्मक उद्देश्य, संगठनात्मक उद्देश्य
अब इसमें इतना ना लिख के आप सीधा लिखो किसी भी व्यवसाय का आधारभूत उद्देश्य किसी भी व्यवसाय का आधारभूत उद्देश्य अपने अस्तित्व को अंडरलाइन कर देना, अपने अस्तित्व को बनाए रखना है, अपने अस्तित्व को बनाए रखना है। अस्तित्व लिख पा रहे हो ना, अपने अस्तित्व को बनाए रखना है एवं धन का अर्जन करना है। धन का अर्जन को भी अंडरलाइन कर देना, धन का अर्जन करना है, धन का अर्जन करना है, अधिक से अधिक लाभ कमाना है, अधिक से अधिक लाभ को हाईलाइट कर देना, अधिक से अधिक लाभ कमाना है ताकि सभी को प्रोत्साहन, ये लिखा है प्रोत्साहन, ताकि सभी को प्रोत्साहन मिल सके, प्रोत्साहन को भी हाईलाइट कर देना, ताकि सभी को प्रोत्साहन मिल सके। तो 4 चीजें इसमें हमने लिख ली है। अब नेक्स्ट सामाजिक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य लिखो व्यवसाय के समाज के प्रति भी कई उद्देश्य होते हैं, समाज के प्रति भी कई उद्देश्य होते हैं। जैसे समाज में श्रेष्ठ गुणवत्ता वाली वस्तुएं व सेवाएं उपलब्ध करवाना, 3 लिख लो बस। समाज में श्रेष्ठ गुणवत्ता, ये लिखा है, समाज में श्रेष्ठ गुणवत्ता वाली वस्तुएं, समाज में श्रेष्ठ गुणवत्ता वाली वस्तुएं एवं सेवाएं उपलब्ध कराना। दूसरा, रोजगार के अवसर उत्पन्न करना, रोजगार के अवसर उत्पन्न करना, रोजगार के अवसर उत्पन्न करना। लोगों की भलाई के लिए, हाँ तीसरा पॉइंट, लोगों की भलाई के लिए नई नई तकनीक का विकास करना, लोगों की भलाई के लिए नई नई तकनीक का विकास करना, नई नई तकनीक का विकास करना। और लास्ट लिख लो, संसाधनों का उचित उपयोग करना, संसाधनों का उचित उपयोग करना, संसाधनों का उचित उपयोग करना। चले आगे, नेक्स्ट आर्थिक उद्देश्य, आर्थिक उद्देश्य। आर्थिक उद्देश्य में लिखो, किसी भी संगठन का मुख्य उद्देश्य किसी भी संगठन का मुख्य उद्देश्य भौतिक एवं
भौतिक एवं मानवीय क्रियाओं के द्वारा, भौतिक एवं मानवीय क्रियाओं के द्वारा अधिक से अधिक लाभ कमाना है, अधिक से अधिक लाभ कमाना है, अधिक से अधिक लाभ कमाना है। लिखा है इतना, अधिक से अधिक लाभ कमाना। नेक्स्ट, मानवीय उद्देश्य, मानवीय उद्देश्य, मानवीय उद्देश्य। अब इसमें इतना बड़ा न लिखकर सीधा लिख सकते हैं, व्यवसाय, किसी भी व्यवसाय में, किसी भी व्यवसाय में मानव की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मानवीय उद्देश्य में लिखो, किसी भी व्यवसाय में मानव की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसीलिए व्यवसाय को मानवीय दृष्टिकोण को अपनाते हुए, इसीलिए व्यवसाय को मानवीय दृष्टिकोण को अपनाते हुए, मानवीय दृष्टिकोण को अपनाते हुए आगे बढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। लिखा है इतना। अब सुनना, इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको बस यही बताना था कि विशेषताएं क्या थी, विशेषताएं अलग होती है और उद्देश्य अलग। अब बताओ मुझे, उत्तरदायित्व क्या होता है? क्या विशेषता, उद्देश्य और उत्तरदायित्व तीनों अलग अलग होते हैं? अलग अलग होते हैं। विशेषता मतलब क्वालिटी, किसी की क्या क्वालिटी है। उद्देश्य मतलब वो कैसे लक्ष्यों को प्राप्त कर रहा है, क्या लक्ष्य है कि क्या क्या चीजें उन्हें प्राप्त करनी है। तो समाज के लिए कुछ लक्ष्य होते हैं कि नहीं होते? बिल्कुल होते हैं। कुछ कंपनी के स्वयं के होते हैं कि नहीं होते? अब उत्तरदायित्व की बात कर रहे हैं। अगर मान लो कोई कंपनी खोलता है तो उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि नहीं बनती? समाज के प्रति होती है, व्यक्तियों के प्रति होती है, खुद के प्रति होती है। तो वही चीज यहां पर लिख के दे दी, प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व, मतलब कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रबंध की समाज के प्रति होती है। क्या होती है आप बताओ? किस किस के प्रति उत्तरदायित्व हो सकता है? श्रमिक के प्रति हो सकता है, बहुत बढ़िया, कि उसको अच्छा सा अच्छा जीवन यापन करने के लिए उतनी चीजें और संसाधन दे और अच्छी सैलरी दे। और क्या हो सकता है? समाज के प्रति हो सकता है, क्योंकि समाज को अच्छी सी चीजें प्रदान करेगा, गुणवत्ता वाली वस्तुएं प्रदान करेगा, करना ही चाहिए, ये उसका क्या हो जाएगा? उत्तरदायित्व हो जाएगा। और देश के प्रति, बहुत बढ़िया, देश के प्रति क्या हो जाएगा? उसको टैक्स बनना चाहिए। देश के प्रति मतलब सरकार के प्रति, क्या टैक्स बनना चाहिए उसे? बिल्कुल, समय पर टैक्स देना चाहिए और जो जो चीजें हो सकती हैं सरकार के लिए वो उसे करना चाहिए। प्रदूषण कम करना चाहिए, पॉलीथीन का उपयोग नहीं करना चाहिए, ये देश के लिए काम कर रहा है। और खुद के लिए अब बताओ, बेचारा वो बिजनेसमैन भिखारी बन रहा है और लोगों की भलाई करते जा रहा है, अंबानी ऐसे ही घूम रहा है रोड पर थैला लेके, ध्यान रखना, और बिजनेस बहुत बड़ा होता जा रहा है, तो उसका भी भला होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो याद रखना, वो भी धीरे धीरे क्या होगा, जितना बड़ा होगा उतना वो सोच पाएगा और अन्य काम कर पाएगा। तो स्वयं के लिए भी वो काम करेगा। और किसके लिए कर सकता है? अच्छी क्वालिटी वाली वस्तु किसके लिए? समाज के लिए। तो यही सारे के सारे देखो आपने जो बताया, प्रबंध का क्या उत्तरदायित्व होता है, किस किस के प्रति होता है। तो सबसे पहले समाज के प्रति, पेपर में वही लिखेगा, सीधी बात। और ऑप्शन में अधिकतर वो क्या दे रहा है, मैंने ऐसे क्वेश्चन जितने भी देखे उपरोक्त सभी दे रहा है। वो क्या दे रहा है? उपरोक्त। पहले प्रबंध का उत्तर किसके प्रति होता है? फिर सरकार के प्रति क्या होगा? सुनना, प्रदूषण कम करेगा और वगैरह जो नहीं करेगा। और कर्मचारियों के प्रति, उनके प्रति सद्भावना रखना, मानवीय कि उन्हें अच्छी से अच्छी सैलरी और शिक्षा देना। आप देखते हो बड़ी बड़ी कंपनियों में जो काम करते हैं
के लिए कंपनियां अलग से सोसाइटी बनाकर देती हैं, शिक्षा देती है, स्कूल देती है, अस्पताल देती है, बहुत सारी चीजों में उन्हें फैसिलिटी प्रदान करती है। उसको खुद की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका भी तो घर है, ध्यान रखना। तो वो उसको भी सही से चला मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो समाज सेवा के लिए करता जा रहा है। के स्वामी के प्रति मतलब मालिक है, उसको भी लाभ होना चाहिए और इसमें स्वयं के प्रति संबंध पूरा का पूरा व्यवसाय आ जाएगा। आगे हम पढ़ेंगे मालिक और कंपनी अलग अलग होती है कि एक ही होती है। मालिक और थोड़ा सा दिमाग आगे, अभी तो ये अपन बिल्कुल 25% चीजें पढ़ रहे हैं, मेन तो अब आगे चालू होने वाली है अपनी चीजें, जब अपन एक एक चीज को समझेंगे। कंपनी और मालिक, मान लो मैंने कोई कंपनी खोली, तो बताओ मैं और कंपनी एक ही हुए या अलग अलग? मैंने कंपनी खोली, किसने? तो अरे मतलब बता मैं और कंपनी एक ही हुए क्या? नहीं, ध्यान रखना, यही तो पेपर में क्वेश्चन आते हैं। मैं और कंपनी दोनों अलग अलग है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मानक अलग अलग तय किए गए हैं, उसका स्वयं का अस्तित्व है, अस्तित्व की अवधारणा। कंपनी जो काम करेगी वो कंपनी के नाम से होगा, उसकी स्वयं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो मेरे नाम से नहीं होगा। मैं चाहूं तो जिस दिन उससे अलग होना चाहूं हो जाऊंगा। मान लो मैं कहीं फ्लाइट से जा रहा हूं और फ्लाइट कहीं गुम हो गई, कहीं भी चली गई, तो कंपनी चलती रहेगी कि बंद हो जाएगी? चलती रहेगी। अब मेरी जगह कोई और कर लेगा, ध्यान रखना, लेकिन कंपनी बंद होगी क्या? नहीं। तो कंपनी और मेरा अस्तित्व अलग अलग है। और फिर मैं बाद में आऊंगा, बिल्कुल आपने देखा होगा जैसे टकला होके आ जाता है, वो कौन सी, शिवाजी द बॉस, देखिए ना। तो सारी की सारी चीजें ऐसे हो सकती हैं। और उपभोक्ता के प्रति टूथपेस्ट, अरे उपभोक्ता के प्रति अच्छी क्वालिटी के, वही तो। अरे टूथपेस्ट समझ में आ रहा है मैंने क्यों बोला टूथपेस्ट? हाँ, नहीं तो दांत ही जल गए करने वालों के पूरे ब्रश, तो क्या हो जाएगा? कंपनी का माल बिकेगा नहीं, और क्या हो जाएगा? उपभोक्ता बेचारे परेशान हो जाएंगे। दांत नहीं होंगे तो अच्छे से खाना खा पाएंगे? नहीं खा पाएंगे, बहुत दिक्कतें पैदा हो जाएंगी। तो ये उत्तरदायित्व इनको रटना नहीं है, बस आप सरकार के प्रति, कर्मचारियों के प्रति, स्वयं के प्रति, व्यवसाय, तो बस अपनी कॉपी में लिख लो। आपको क्या याद करना है वो मैं आगे आपको बताते जाऊंगा, ये बस आपको पता होना चाहिए। प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व, क्वेश्चन सब में से बनते हैं, इसीलिए अपन ये देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये सरल चीज है तो मतलब इसको पढ़ना बंद कर दें। जब आपको पता चलेगा वो विशेषता में उद्देश्य डालेगा और उद्देश्य में विशेषता है, तब आप कैसे छांटोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो एक क्वेश्चन पूछूं, लिख लिया क्या? हाँ लिखो जल्दी, फिर देखते हैं कौन बता पाएगा। इसी में से सरल सा पूछूंगा। हाँ कोई दिक्कत नहीं, चलो जल्दी लिख लिया क्या? अब देखो एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, बताइए प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व में से कौन सा असत्य है? ठीक है, क्वेश्चन समझे कि नहीं? निम्न में से कौन सा प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व नहीं है? ऑप्शन ए समाज के प्रति है, मैं नहीं, अभी रुक तो जाओ, पहले क्वेश्चन तो सुन लो, ध्यान रखना। समाज के प्रति, सरकार के प्रति, स्वयं के प्रति, राजनेताओं के प्रति। राजनेता, अब आप इसको ऐसे मत सोच लेना कि उद्देश्य में तो राजनीतिक था, लेकिन यहाँ उत्तरदायित्व में राजनेताओं के लिए है क्या कोई जगह? नहीं है, वो कुछ भी डाल देगा। चोरों के प्रति होगा क्या? नहीं तो तुम चोर आओ और चोरी करो, बढ़ावा दे रहे हैं, हम ऐसे जूते बना रहे हैं जो छत पे चिपक जाएंगे,
ऐसा बिल्कुल नहीं। तो अब आपको पहचानना है, इसमें राजनेता नहीं आएगा, कोई भी ऐसी चीज नहीं आएगी। बस आपको कितने याद रखना है? 6 याद रखना है। एक बार बोल के बताओ कौन कौन से। इसके अलावा वो कोई भी दे दे, हमें उसमें नहीं लगाना है। अब ध्यान से सुनना, अब हम देखने वाले हैं प्रबंध संगठन में लगे लोगों के प्रयत्नों को इन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सूत्र में बांधता है। अब प्रबंध का महत्व या आवश्यकता, प्रबंध का महत्व है। अब देखना, ये बिल्कुल सरल सरल चीजें, ये बोई का बोई वो घुमा घुमा के दे रहा है, लेकिन आपको बस एक बार देखना है, उसके बाद में अपन को भले इसको लिखना नहीं है। अब मन से बताओ प्रबंध का महत्व क्या है? अगर प्रबंध को समाप्त कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? बहुत ध्यान देना, यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप बताओ, अगर मान लो प्रबंध को हटा दिया जाए, क्या प्रबंध का कोई महत्व है व्यापार में? क्या महत्व है? व्यापार सही से चलेगा कि नहीं चलेगा? अगर प्रबंध को हटा दें तो व्यापार नहीं चलेगा। क्या लक्ष्य की प्राप्ति हो पाएगी? क्या लोगों की भलाई हो पाएगी? तो प्रबंध कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही तो उसका महत्व है। ध्यान रखना, महत्व और विशेषताएं अलग अलग होती है कि नहीं होती? विशेषताएं मतलब क्वालिटी, मैं कितना ज्यादा अंदर से चीजें अलग अलग कर पाता हूं, ये मेरी क्वालिटी है। और मैं कितना लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हूं, ये मेरा महत्व है। और मैं कितना लोगों को दे पा रहा हूं, ये मेरा उत्तरदायित्व है कि मुझे कितना देना चाहिए। ध्यान रखना, ये मेरा उत्तरदायित्व है। तो चीजें अलग अलग हो रही है कि नहीं? अब मेरा उद्देश्य कुछ और हो सकता है। अब मेरा उद्देश्य हो सकता है, मान लो मुझे ज्यादा से ज्यादा लोग जाने, कुछ अलग करूं, ये सारे मेरे उद्देश्य हो सकते हैं। ध्यान रखना, तो उद्देश्य, विशेषताएं, महत्व, ये सारी चीजें उत्तरदायित्व तो अलग अलग है या एक है? तो याद रखना, ये सब अलग अलग है। तो महत्व में क्या होगा? प्रबंध का महत्व बताया है, प्रबंध क्यों आवश्यक है। तो आप अपने मन से बोल सकते हो कि सर, वर्तमान समय में बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा को देखें तो प्रबंध व्यवसाय का जीवनदायक तत्व बन गया है। तो पेपर में वो सीधा लिख के देता है, पूरे के पूरे व्यवसाय का जीवनदायक तत्व कौन है? नियोजन, संगठन, नियंत्रण, प्रबंधन। कौन हो जाएगा? प्रबंधन। बस एक लाइन देता है, वो जीवनदायक तत्व कौन है? तो प्रबंधन है। अब डॉक्टर जॉन एफ मी के अनुसार, किसके अनुसार? जॉन एफ मी, अकेला जॉन रख लेते तो भी काम चल जाता, लेकिन एफ मी का पता नहीं है। हाँ छोड़ो, आप देख लेना आप अपने हिसाब से। एफ मी, जॉन एफ मी। प्रबंध किसी भी देश के आर्थिक विकास की मास्टर कुंजी, एक लाइन लिखकर दी थी उसने, और वो आगे भी देगा। प्रबंध किसी भी देश के आर्थिक विकास की मास्टर कुंजी है, ये किसने कहा? डॉक्टर जॉन एफ मी। एफ मी तो आप आराम से याद रख सकते, जॉन एफ मी। फुल फॉर्म अपने हिसाब से देख लेना। ठीक है, डॉक्टर जॉन एफ मी ने क्या बोला? किसी भी देश के आर्थिक विकास की मास्टर कुंजी है। अब प्रबंध की आवश्यकता प्रबंध के लिए नहीं, बल्कि संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए होती है। प्रबंध इसीलिए कर रहे हैं हम, ताकि हम संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त कर सके। तो यहां से अभी हमें कितनी लाइनें याद रखनी है? 2 लाइन याद रखनी है। सबसे पहला कौन सा? जीवनदायक तत्व, दूसरा परिभाषा। अब ध्यान से सुनना, इसके महत्व में सिंपल है, कुछ भी कठिन नहीं है। सबसे पहला, अगर प्रबंध नहीं होता तो हम लक्ष्य प्राप्त कर पाते क्या? अगर प्रबंध नहीं होता तो कार्य कुशलता में वृद्धि हो पाती क्या? अब करता क्या है? गतिशील संगठन का संचालन बदलती हुई परिस्थितियों में करता है। मान लो कोरोना काल आ गया, उससे पहले मेरा नॉर्मली व्यापार चल रहा था बढ़िया, ध्यान रखना। अब एकदम से कोरोना आ गया, तो कोरोना में मैं अपना, मान लो मैं बेचता था पिज्जा बेचने का काम, जूता, मैं जूता बेचने का काम करता था। अब कोरोना आ गया तो बताओ, आदमी घर से बाहर निकल रहे हैं क्या? उनके जूते फटेंगे क्या? शादी ब्याह में जब लोग जाते थे तो मेरी कंपनी से जूता खरीदते थे, अब शादी ब्याह में 5 लोगों को बुला रहे हैं और वो भी पुराने पहन के आ रहे हैं। ध्यान रखना, उनमें भी कोई नई चीज लेना पसंद नहीं कर रहा है। तो ऐसे में मुझे रणनीति बदलनी पड़ेगी कि नहीं बदलनी पड़ेगी? मुझे जूते की जगह कुछ ऐसी चीज बनानी पड़ेगी जो कोरोना काल में बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हो रही हो। मैं ऐसे जूते बनाऊंगा, हाँ मास्क, अब पैरों की जगह मुंह पर जूता, है ना? ऐसा कुछ नहीं, ध्यान रखना। जूते ऐसे बनाने पड़ेंगे कि भाई हमारे जूतों की खासियत ये है कि उनको आप जितने भी कदम रखोगे, हल्का सा उसमें से ऐसा केमिकल निकलेगा जो सारे के सारे वायरस को मार देगा। कुछ ना कुछ, अब जो जूता बना रहे हैं तो मास्क थोड़ी बनाना चालू कर देंगे। कंपनी तो जूते की है, फैक्ट्री जूते की है, तो उसी में इनोवेशन करना पड़ेगा। वो कौन करवा पाएगा?
प्रबंध करवा पाएगा। ध्यान रखना, पहले आपने देखा होगा मोबाइल में कितने सारे कीवर्ड बटन आते थे कि नहीं आते थे, पूरा ABCD लिखा हुआ आता था। अब देखा होगा सिर्फ एक बटन आता है, एक ही बटन आता है। पहले 3-4 आते थे, एप्पल ने उसको एक में कन्वर्ट कर दिया। एक बटन दबाओ, पूरा का पूरा चालू होगा, उसी से बंद हो जाएगा, स्क्रीन पर सारी चीजें आ जाएंगी, आपको उससे काम करना है। आगे चल के ऐसा मोबाइल आ जाएगा कि आपको डिब्बी में ऐसा पूरा पैक किया, इतना सा हो जाएगा और रख के निकल लो, हो जाएगा। और क्या, आगे चल के ऐसा मोबाइल आएगा कि आप घड़ी के रूप में उसको पहन लोगे और जब बाहर निकालना है, अच्छा आ गया लो। अरे घड़ी में मोबाइल, मतलब मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि मेरा ये मोबाइल है, मैं इसको ऐसे ही पकड़ूंगा और चट दूंगा तो ये पूरा इसमें बंद जाएगा, और मैं कहीं भी और मुझे निकालना है तो मैं पूरा निकालूंगा और बकायदा बात कर लूंगा। ऐसे बोल रहा हूं मैं, ये तो मेरे पास ही है, मुझे पता है, ध्यान रखना, ठीक है। और चश्मे भी ऐसे आ रहे हैं कि आप कहीं भी चश्मा लगा के जाओगे नॉर्मली तो उसमें कैमरा लगा होगा। बहुत सारी चीजें ऐसी आ रही है, ध्यान रखना, इसीलिए सबसे बचकर आपको रहना है, ध्यान रखना। हाँ भी कर रहे हो तुम। अब सुनना, व्यक्तिगत लक्ष्य की प्राप्ति में सहयोग करते हैं कि नहीं? अगर व्यक्ति अच्छे से काम करेंगे तो उनको ज्यादा से ज्यादा रुपया मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ध्यान रखना। और कार्यों में क्या होगा? तालमेल होगा, एक दूसरे से, जो फीता बना रहा है, जूता बना रहा है, सोल बना रहा है, सब में तालमेल। तो ये प्रबंध की महत्व है। आपसे सीधे पूछेगा, अगर प्रबंध नहीं होता तो इनमें से कौन सी क्रिया नहीं होती? ए लक्ष्य की प्राप्ति, बी कार्य कुशलता, सी तालमेल, डी उपरोक्त सभी। क्या लगाओगे? उपरोक्त सभी। प्रबंध का महत्व क्यों जरूरी है? मैं ये सारी की सारी चीजों में सिर्फ ये शब्द हमें याद रखने हैं, तो लिख लो प्रबंध का महत्व, क्योंकि एक बार ये पढ़ लेंगे उसके बाद ये दोबारा नहीं आएगा, इसके बाद नई नई चीजें आएंगी। इसलिए मत सोचो कि ये चीज सरल है, जब पेपर में क्वेश्चन आएंगे ना अभी आपको, तो सब यहीं से आ रहा है। प्रबंध का महत्व या आवश्यकता। प्रतिस्पर्धा क्या होती है? कॉम्पिटिशन। आप देख रहे हो कॉम्पिटिशन कितना बढ़ रहा है। आप 15 से 17 लाख फॉर्म भरे होते हैं, किसके लिए? 6,500 पदों के लिए। तो सोचो कितनी भयंकर लड़ाई है। लोग खेतों में भी काम कर रहा होगा, उसने भी पटवारी का फॉर्म भरा है। जो ऑलरेडी डॉक्टर है गांव में, उसने भी पटवारी का फॉर्म भरा है। तो सब लोग फॉर्म भर रहे हैं, इसीलिए ध्यान रखना, उनसे हमारा लड़ाई नहीं है, लड़ाई है 1 लाख लोगों से जो वास्तव में पढ़ाई कर रहे हैं। तो जल्दी से लिखो प्रबंध का महत्व। लिखो, वर्तमान में बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा को देखें तो प्रबंध व्यवसाय का, ये गोला बना देना इस पर, जीवनदायक तत्व। क्योंकि आप किताब पढ़ोगे तो यही लाइनों को उन्होंने 10-10, 20-20 लाइन खींच दिया। हाँ लिखो, वर्तमान समय में बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा तो वर्तमान समय में बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा को देखें तो प्रबंध व्यवसाय का जीवनदायक तत्व बन चुका है। जीवनदायक को अंडरलाइन कर देना, जीवनदायक तत्व बन चुका है। नेक्स्ट पॉइंट, वर्तमान समय में प्रबंध के महत्व को, वर्तमान समय में प्रबंध के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। वर्तमान समय में प्रबंध के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। नकारा नहीं जा सकता क्योंकि यह व्यवसाय के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक होते हैं। क्योंकि यह व्यवसाय के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक होता है। क्योंकि यह व्यवसाय के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक होता है। लिखो, डॉक्टर जॉन एफ मी के अनुसार, डॉक्टर जॉन एफ मी, जॉन एफ मी लिखो के अनुसार, बढ़िया ब्रैकेट बना के लिख देना भले जो भी हो, क्योंकि ये लाइन आपको याद करनी है। प्रबंध किसी भी देश के आर्थिक विकास की मास्टर कुंजी है। प्रबंध किसी भी देश के
प्रबंध किसी भी देश के आर्थिक विकास की, प्रबंध किसी भी देश के आर्थिक विकास की मास्टर कुंजी है। प्रबंध किसी भी देश के आर्थिक विकास की मास्टर कुंजी है। अब एक लाइन लिख लो, प्रबंध के महत्व निम्न है। तो इतना पूरा ना लिख के लक्ष्य प्राप्ति, कार्य कुशलता में वृद्धि, संचालन सही तरीके से, चलो मैं बोल देता हूं, लिखो जल्दी। प्रबंध के महत्व निम्न है, प्रबंध के महत्व निम्न है। पहला, लक्ष्य प्राप्ति के लिए, लक्ष्य प्राप्ति के लिए। दूसरा, कार्य कुशलता में वृद्धि के लिए, लक्ष्य प्राप्ति के लिए लिखा, कार्य कुशलता में वृद्धि के लिए। संगठन का, तीसरा पॉइंट, संगठन का सही से संचालन करने के लिए, संगठन का सही से संचालन करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, कार्यों में तालमेल बनाने के लिए, कार्यों में तालमेल बनाने के लिए। और नेक्स्ट लास्ट लिख लो, समाज के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समाज के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समाज के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लिखा है इतना? अब इसके बाद आएगा प्रबंध की प्रकृति। क्या आएगा? प्रबंध की प्रकृति। प्रकृति क्या होती है? या हाँ, प्रबंध कैसा है, प्रकृति मतलब अब मेरी प्रकृति कैसी है, मतलब मेरा नेचर कैसा है। आप किसी से बातचीत करते हो, स्वभाव पूछते हो ना, प्रबंध नहीं सॉरी, किसी से ही बातचीत करते हो, यार उसका नेचर बहुत खराब है, बहुत अकड़ू प्रवृत्ति का है। कोई बोलता है नहीं नहीं वो तो बहुत अच्छा है, बहुत सॉफ्ट है। कोई बोलता है वो तो बहुत अच्छे से बात करता है। कोई बोलता है नहीं नहीं वो तो नक चढ़ा है, ये है वो है, बोलते हैं कि नहीं। तो ऐसे ही आज तक कई सारे वैज्ञानिक आए, लेकिन वैज्ञानिक पता ही नहीं लगा पाए कि प्रबंध क्या है। किसी ने बोला प्रबंध पेशा है, किसी ने बोला प्रबंध तो जन्मजात, किसी ने बोला प्रबंध अर्जित प्रतिभा है, किसी ने बोला प्रबंध तो कला है। तो ये सारी की सारी चीजों को हम देखेंगे कल। तो कल हमारा प्रबंध की प्रकृति हो जाएगा और प्रबंध के स्तर भी हो जाएगा। कल टेस्ट है आपका, तो ग्रुप पर मैं मैसेज कर दूंगा पूरा का पूरा। अभी आपको सब लोग ग्रुप में ऐड हो गए ना, ठीक है। कल पटवारी का फुल लेंथ टेस्ट है, कितने नंबर का? 200 नंबर का। तो टाइम वाइम में सब आपको ग्रुप पर डाल दूंगा, ठीक है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। सर आ चुके हैं आपके। तो इतना याद करके आओगे कल। अगर आपने इतना याद कर लिया तो 25 नंबर आपके कोई भी आपसे नहीं छीन पाएगा, अगर आपने पढ़ रखा होगा तो, ठीक है। धन्यवाद।